हेलो लर्नर्स। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं कि हमने पिछले बार जब बात करी थी हमने टीचर बिहेवियर के ऊपर बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि एक शिक्षक के व्यवहार का छात्रों पर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इस प्रभाव को मापने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। जिसमें से एक जो प्रचलित है वो है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, या जिसे हम कह सकते हैं फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण। अब बात करते हैं हम आज अपने इस चर्चा में इसी को डिस्कस यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं फ्लैंडर्स की इंटरैक्शन एनालिसिस यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बात करेंगे फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण की, जिसको नेड फ्लैंडर्स द्वारा, नेड ए फ्लैंडर्स द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसको प्रकाशित किया गया था 1960 के दशक में। और इन्होंने इसको परिभाषित किया था मिनेसोटा जो यूनिवर्सिटी है इनके, और इन्होंने और इनके एसोसिएट्स ने मिलकर इस पर काम किया था, जिसमें इन्होंने बात करी थी कक्षाओं में मौखिक अंतःक्रिया की प्रकृति को देखने और उसको एक कैटेगरी में यानी कि श्रेणीबद्ध करने की एक विधि इसको के रूप में परिभाषित किया। यहाँ हम बात करते हैं कि किस तरह से शिक्षक और छात्रों के बीच में यहाँ पर संचार पैटर्न यानी कि जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है इसको समझने में और सुधार करने का इसका लक्ष्य इसमें रखा गया था। अगर आगे हम बात करते हैं इसमें कि अंतःक्रिया विश्लेषण है, इसकी बुनियादी मान्यताएं हैं कुछ, और वो बुनियादी मान्यताएं हैं कि जो इसमें श्रेणियां होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं, परस्पर अनन्य हैं, और इसमें ज़्यादातर जो ध्यान दिया जाता है हमारा कक्षा के व्यवहार, जो कक्षा कक्ष में जो भी चीज़ें चल रही है, इंटरेक्शन जो चल रहा है हमारा, उसमें मौखिक व्यवहार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी मौखिक व्यवहार इसके अंदर केंद्रीय है। और इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव को यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाता है और उसको ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो हम बात करते हैं शिक्षक व्यवहार के परिवर्तन की, तो इसके अंतर्गत शिक्षक की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और ये जो है शिक्षक का व्यवहार है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वेबल है और वो मापनीय है, मापनीय डेटा है जिसके शैक्षिक अंतर्दृष्टियाँ यहाँ पर प्रदान करता है। यहाँ पर समय नमूनाकरण प्रतिनिधि है और जो प्रतिक्रिया के जो माध्यम से यहाँ पर हम सुधार इसके अंतर्गत ला सकते हैं। शैक्षिक बातचीत पैटर्नों का हम यहाँ पर पालन करते हैं और यहाँ पर इसके अंतर्गत हम विषयपरकता नियंत्रित कर सकते हैं। तो फ्लैंडर्स ने इन सारी बातों का ध्यान दिया है, जो इसके अंदर जो अंतःक्रिया की बुनियादी मान्यताओं को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि फ्लैंडर्स की जो श्रेणियाँ हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं 10 कैटेगरी सिस्टम की यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने ये इंटरैक्शन जो एनालिसिस के अंतर्गत दिया है, तो उसके अंतर्गत आता है 3 चीज़ें बेसिकली जो ब्रॉड लेवल पे है। शिक्षक वार्ता, छात्र वार्ता, चुप्पी या भ्रम की स्थिति, यानी कि शिक्षक वार्ता को हम बोलते हैं टीचर टॉक, छात्र वार्ता स्टूडेंट टॉक, एंड थर्ड जिसे हम बोलते हैं मौन या चुप्पी या भ्रम, जिसे साइलेंस और कन्फ्यूज़न कहते हैं। अब बात हम करते हैं शिक्षक वार्ता की थोड़ा विस्तृत से। शिक्षक वार्ता के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं हम, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे होते हैं शिक्षक वार्ता यहाँ पर जब शुरू होती है, इसके अंतर्गत 4 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि यहाँ पर भावनाओं को स्वीकार करना, एक्सेप्ट फीलिंग। तो यहाँ पर शिक्षक छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं यानी भावनाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो है जो हम कहते हैं प्रेज़ करना या इनकरेज करना। यहाँ पर शिक्षक अपने छात्रों द्वारा की गई जो भी क्रियाएं हैं, अनुक्रियाएं हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं।
तीसरी चीज़, जो तीसरी इसके अंदर पॉइंट है, वो आता है हमारा छात्रों के विचारों को हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, उनका स्वीकार करते हैं। उनका छात्र जो भी विचार अपने प्रस्तुत करते हैं तो टीचर उन या शिक्षक उन विचारों को स्वीकार करते हैं। और चौथी चीज़ इसके अंदर जो शिक्षक के द्वारा की जाने वाली वार्ता है वो है प्रश्न पूछना। यानी अब जो शिक्षक ने जो चीज़ें कंटेंट प्रस्तुत किया है उसके से रिलेटेड वो प्रश्न अपने छात्रों से पूछते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट थे ये थे हमारे शिक्षक द्वारा जो वार्ता की गई है उसके अंतर्गत। अब दूसरा मेन पॉइंट आता है छात्रों के द्वारा प्यूपिल टॉक, जिसे हम बोलते हैं छात्र वार्ता। तो प्यूपिल टॉक के अंतर्गत मेनली 2 चीज़ें आती हैं, वो हैं प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, यानी कि छात्र जो अनुक्रिया करते हैं। और वो छात्र अनुक्रिया क्या होती है, जब भी शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या शिक्षक द्वारा कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है उसके परिप्रेक्ष्य में जो छात्र अनुक्रिया करते हैं उसको हम छात्र टॉक यानी पीपल टॉक के अंतर्गत हम लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है हमारी इनिशिएशन। कई बार क्या होता है, छात्र स्वयं से पहल करते हैं। जो छात्र अपनी कोई चीज़ पूछने के लिए शिक्षक से या किसी चीज़ को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो पहल करते हैं वो छात्रों के द्वारा की गई पहल के अंतर्गत आता है, यानी स्टूडेंट्स इनिशिएशन हम जिसको बोलते हैं। और जो लास्ट इसके जो हमारी कैटेगरी है 10th, वो है मौन या भ्रम की स्थिति। इसके अंतर्गत कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है या कोई अंतःक्रिया यहाँ पर हो नहीं रही होती है, यहाँ पर अस्पष्टता की स्थिति होती है और यहाँ पर मौन रहा जाता है। ज़्यादातर लोग मौन होते हैं या कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है कक्षा में। अब हम बात करते हैं जब जो ये प्रभाव है, जब हमने बात करी टीचर टॉक की या शिक्षक के द्वारा, जब हम बात करते हैं पहले जो हमने पॉइंट बात करी वो होते हैं प्रभाव। वो प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो शिक्षकों पर, जो शिक्षक द्वारा जो चीज़ें करी जाती हैं वो अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने बात करी थी अभी जो छात्र वार्ता प्रक्रिया है, पहल करना है। इसके बाद हम बात कर रहे होते हैं जब हम छात्र वार्ता की बात करते हैं। छात्र वार्ता के अंतर्गत हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, यानी कि जो विश्लेषण है हमारा, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण है, इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत 2 तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं या इसका विश्लेषण कर सकते हैं। वो होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। जब हम एनकोडिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है हमारा कक्षा की घटनाओं का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कक्षा में घटित हो रही हैं एक शिक्षक और छात्रों के बीच। शिक्षक किस तरह से छात्रों के उनके व्यवहार को समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सारा ही हमारे टीचर टॉक के अंतर्गत आता है। और वहीं पर जो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सब भी हमारे क्लासरूम के इवेंट्स के अंतर्गत आता है। तो ये सारी जो वर्बल प्रतिक्रियाएं, यानी कि जो शाब्दिक प्रतिक्रियाएं एक शिक्षक द्वारा की जा रही हैं और एक स्टूडेंट द्वारा की जा रही हैं, उन सब का अवलोकन करते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। ये मेनली यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है। और यहाँ पर कुछ ग्राउंडेड रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी रिकॉर्डिंग है, वो तरीके से हो सके, यानी कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। और वो दिक्कत नहीं आने के लिए जो ग्राउंडेड रूल्स हैं, हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षक, जो ऑब्जर्वर है, उसको पहले कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो ध्यान रख सके कि किन बातों को कितनी देर तक ऑब्ज़र्व करना है, कैसे ऑब्ज़र्व करना है,
किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को छोड़ना है, इन सारी चीज़ों के लिए उसको प्रायर उसको कोचिंग या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर समयबद्धता होती है। हम देखते हैं कि 3 सेकंड क्या हमने यहाँ पर समयबद्धता है, और 3 सेकंड से अधिक हम किस व्यवहार में क्या चीज़ आएगी, तो उनको श्रेणीबद्ध करना होता है। किस तरह से यहाँ पर हम उनको कौन से व्यवहार को कितने बार रिपीट किया गया है, कितने बार उसको प्रस्तुत किया गया है एक शिक्षक द्वारा, उसका ध्यान रखना होता है। और हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो पर्सनल उसका बायसनेस उसके अंदर ना हो, और वह शिक्षक के जो व्यवहार को है बिना किसी भेदभाव के वो ऑब्जर्व कर सके, रिकॉर्ड कर सके। इसके अलावा हम अगर कोई छात्र है वो कभी कोई संकीर्ण प्रश्न पूछ रहा है, या कोई उसका संभावित उत्तर वहाँ पर उसको नहीं मिल रहा है, या जिस तरह से टीचर ने रिस्पॉन्स किया है तो उसको किस कैटेगरी में लाए, इन सब बातों का वो ध्यान रखे। इसके द्वारा कई बार होता है जब कक्षा में जब उसको ये समझना चाहिए, कभी कक्षा में हास परिहास होता है, यानी कि कभी टीचर कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे कक्षा का माहौल एकदम बदल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को किस कैटेगरी के अंदर लाए, तो ये सारी बातें जो ऑब्जर्वर है उसको पहले ही ध्यान में रखनी होंगी, ताकि जिस वक्त वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिस वक्त वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वहाँ पर कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो पाए और ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो। तो ये सारी बातें हैं जो एक ग्राउंडेड रूल्स की तरह है, यानी कुछ आधारभूत नियम हैं जिसके अंतर्गत ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है, अभी जब हम आधारभूत नियम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम जो ऑब्जर्वर है उसको न्यूट्रली यानी कि तटस्थता से के साथ अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ये नहीं कि बायसनेस आए या किसी पक्षपात के अंतर्गत वो अपना ऑब्जर्वेशन करे, और वास्तविक समय में रिकॉर्डिंग करे। ये नहीं कि वो भूल जाए या वो सजग ना हो तो वो उस रिकॉर्डिंग को समय के अनुसार रिकॉर्ड ना कर पाए, या जो व्यवहार टीचर द्वारा प्रस्तुत किया है उसको अकॉर्डिंगली वो प्रस्तुत ना करे। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन अगर गलत हो गया तो उसका एनालिसिस अपने आप ही गलत हो जाएगा। इससे हमें शिक्षक व्यवहार परिवर्तन करने में कठिनाई आएगी, यानी हमारा इस एनालिसिस का ये जो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस है इसका रियल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। इसके बाद हम सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को हम उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं, ताकि हम पहले से ही पूर्व में ही हमें अगर पता हो कि हाँ ये हमें नोट करना है, तो उन बातों का ध्यान रखते हुए हम उन पर्टिकुलर चीज़ों को अपने जो मैट्रिक्स है या फिर हमारा जो अवलोकन चार्ट है उसमें अवलोकित कर सकें। एक से अधिक यानी कि मल्टीपल ऑब्जर्वेशन भी कई बार क्या होता है, एक समय में टीचर कई सारी प्रतिक्रियाएं साथ में चल रही होती हैं कि एट अ टाइम टीचर भी कुछ क्रियाएं कर रहा होता है और बच्चे भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ में उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को टाइमली नोट करना उसमें ऑब्जर्वर का काम है। और प्रतिक्रिया और यानी कि जब हमें इसमें एक आधारभूत नियम के अंतर्गत आता है कि हमें जो इसके अंदर फीडबैक भी एट अ टाइम वहाँ पर मिल सकते हैं और हम उनका ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इंटरैक्शन एनालिसिस का, वो है इंटरैक्शन मैट्रिक्स का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरैक्शन मैट्रिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम अपना जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका एक डेटा क्या कर रहे होते हैं, कंपाइल कर रहे होते हैं, डेटा को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। डेटा इकट्ठा करने के बाद हमारा जो अगला कदम है वो है मैट्रिक्स बनाना। तो मैट्रिक्स एक ग्रिड होती है जो 10 बाई 10 ग्रिड होता है, जहाँ प्रत्येक जो पंक्ति है और स्तंभ है यानी कि जो हमारा रो एंड कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 इन द
10 कैटेगरीज। तो उनको 10 कैटेगरीज में हमने विभाजित किया। जो 10 कैटेगरीज हमने पहले बताई थी, यानी कि स्टूडेंट टॉक है, टीचर टॉक है पहले, सबसे पहले उसके अंतर्गत हमने 7 टीचर टॉक के अंतर्गत 7 विभिन्न कैटेगरीज आती हैं। उसके बाद आती है स्टूडेंट टॉक, जिसके अंतर्गत 2 कैटेगरीज आती हैं, और आता है जो लास्ट है वो है साइलेंस और कन्फ्यूज़न। तो उसको अभी यहाँ दोबारा बताने, जैसे अगर हम बात करें कि शिक्षक टॉक की बात करें या शिक्षक वार्ता की बात करें, तो उसके अंदर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत है। पहला है फीलिंग एक्सेप्ट करना, और उसके अंतर्गत भी हमने क्या करा था, टीचर टॉक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करी थी, प्रभाव जिसका पड़ता है। दूसरा शिक्षक जो छात्र हैं उनके द्वारा जो रिस्पॉन्स और इनिशिएशन की बात करी थी, और लास्ट था साइलेंस और कन्फ्यूज़न की बात करी थी। तो जो मैट्रिक्स है वो 10x10 की ग्रिड है, ठीक है, जिसमें हमारी जो हर एक रो और कॉलम रिप्रेजेंट करती है कोई ना कोई, जो 10 कैटेगरीज हैं उनमें से हर एक को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। और जो मैट्रिक्स में है, प्रत्येक कोशिका ये दर्शाती है कि एक श्रेणी किस हद तक दूसरी श्रेणी का अनुसरण करती है, यानी कि हर एक मैट्रिक्स ये बताती है कि हम कैसे एक श्रेणी दूसरी श्रेणी को फॉलो कर रही है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि अगर श्रेणी 3 है, श्रेणी 3 के अंतर्गत था छात्रों के विचारों को स्वीकार करना या उनका उपयोग करना। किस तरह से एक शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए जो विचार हैं उनको स्वीकार करते हैं और उनका उपयोग अपने शिक्षण बिंदु को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो किस तरह से वो उपयोग हो रही है के बाद श्रेणी 7 यानी जो व्याख्यान देना है, यानी अब टीचर उन्हीं का उपयोग करके व्याख्यान में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो व्याख्यान देने में किस तरह से उनका प्रयोग कर रहे हैं जो छात्रों द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए थे, तो वहाँ वो बात उपयोग में लाई जाती है। तो यानी हम क्या करेंगे, तो हम पंक्ति 3 में और स्तंभ 7 के मिलन पे यहाँ पर बिंदु पर काउंट बढ़ा देंगे, जहाँ पर 3 और 7 का जहाँ पर जो एक कॉमन पॉइंट होगा तो वहाँ पर हम वहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा देंगे। इसके बाद हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे मैट्रिक्स को किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये हम मैट्रिक्स को अगर हम बात करें तो हम वहाँ पर सबको कैटेगराइज करेंगे, हम वहाँ हर बिंदु में रखेंगे छात्रों द्वारा अनुक्रिया जो हर 3 सेकंड में जो जो व्यवहार टीचर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उनको हम वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। जब हम वहाँ पर पेयरिंग होती है, यानी कि जो हम पेयर बनाते हैं उनको हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो भी व्यवहार प्रस्तुत किया गया है, और इन सारी चीज़ों को हम एक टैली जो मैट्रिक्स है उसमें टैली के द्वारा हम वहाँ पर उसको अवलोकित कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने जो भी छात्र जो शिक्षक द्वारा व्यवहार प्रस्तुत किए गए हैं कक्षा में, और कक्षा की जो भी एक्टिविटीज़ जो हमारी हो रही हैं उसके अंतर्गत, और शिक्षक द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसके प्रति जो छात्रों की अनुक्रिया है, यानी कि उनका रिस्पॉन्स है उसको वो कैसा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, कहाँ पर कितने बार वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसको हम मेंशन करेंगे अपनी जो मैट्रिक्स हमारी 10x10 की जो ग्रिड बनी है उसके अंदर। तो ये क्या होता है कि हम स्टूडेंट के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, स्टूडेंट के आइडिया को कैसे हम यूज़ करते हैं अपने ये एक छात्र के द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार को शिक्षक कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे उनका उपयोग अपने आगे जो शिक्षण बिंदु है या जो कंटेंट है उसको पढ़ाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा किस तरह से उनको प्रश्न पूछने में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती हैं। अब जब हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा चीज़ हो गई है अंतःक्रिया में, क्योंकि अब हम ना सिर्फ यहाँ पर शिक्षक के व्यवहार को अवलोकन कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, बल्कि हम उनका जो भी अवलोकन किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था उसको हमने
उसका डाटा हमने एक कहीं रिकॉर्ड भी कर लिया है, ताकि अब वो रिकॉर्डेड डाटा को हम एनालाइज कर सकें, यानी उसका विश्लेषण कर सकें और उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें कि शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन की ज़रूरत कितनी है, कहाँ पर है, क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे शिक्षक के व्यवहार को हम उत्कृष्ट बना सकें और हमारी जो कक्ष में जो हमारी टीचिंग लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। और हमें पता ही है कि शिक्षक व्यवहार का प्रभाव कितनी ज़्यादा एक छात्र पे पड़ता है। तो छात्रों पे जब प्रभाव पड़ेगा तो वो बेटर होना चाहिए, यानी कि बेस्ट जो इफ़ेक्ट के लिए हमें टीचर के बेस्ट बिहेवियर को यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। अब हम जब बात कर रहे हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन विश्लेषण में, जो इंटरैक्शन मैट्रिक्स जो हमने अभी प्रस्तुत की थी, मैट्रिक्स अभी बनाई थी, उसकी व्याख्या किस तरीके से की जाएगी। तो व्याख्या करने के लिए हम क्या होता है, कक्षा में गतिशीलता को समझने के लिए कई सारे स्तरों के विश्लेषण को शामिल कर लेते हैं। तो जब हमारे इसके अंदर दो व्यापक पहलू आते हैं जिसकी हेल्प से हम, जिसकी मदद से हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसको हमने इंटरैक्शन मैट्रिक्स है उसको हम एनालाइज कर पाएँ। तो पहली चीज़ है हमारी गुणात्मक पहलू जिसे कह सकते हैं, या क्वांटिटेटिव जब हम बात करते हैं, क्वांटिटेटिव कैटेगरी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम बातचीत की आवृत्ति और संक्रमणों की सांख्यिकी विश्लेषण, जब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं तो कुछ नंबर्स की बात आ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शिक्षक का व्यवहार कितने समय पर कितनी बार वो रिपीट हो रहा है और वहाँ की सांख्यिकी जो संख्या है उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मात्रात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो मात्रात्मक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसको भी फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं मात्रात्मक व्यवहार की, तो हम इसको कैटेगरी रेशियो से या वर्ग अनुपात के माध्यम से हम कर सकते हैं, बिहेवियर रेशियो या व्यवहार अनुपात के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा होता है इंटरैक्शन वेरिएबल। इंटरैक्शन वेरिएबल को हम कहते हैं अंतःक्रिया चर। इनके माध्यम से हम मात्रात्मक व्यवहार की बात, मात्रात्मक विश्लेषण इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। अब जो अगला पहलू है वो है गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमें इसका विश्लेषण देना है ताकि हम शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन ला सकें, तो गुणात्मक व्यवहार की गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा बातचीत के प्रकार, शिक्षण शैली की गहराई से जांच किस तरीके से हम करें वो हम इसमें लाते हैं। यानी हम यहाँ पर अगर बात करें कि जब हमारी विश्वसनीयता की बात करें तो हमारा उद्देश्य पड़ता ये जब हम बात करें कि हम कितने बढ़िया तरीके से अपने मैट्रिक्स की व्याख्या गुणात्मक तरीके से कर रहे हैं, यानी कि उसमें बातचीत के प्रकार को हम जांच रहे हैं। बातचीत के प्रकार को जांचने का मतलब है कि जो शिक्षक है वो किस तरह से अपनी बातचीत को प्रस्तुत कर रहे हैं और उस जो प्रभाव है छात्रों पर किस तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक शिक्षक का व्यवहार लोकतांत्रिक होगा तो हमें सदैव इसका प्रभाव छात्रों पर पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक उसका सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा। और हमेशा ये देखा गया है अगर शिक्षक का व्यवहार डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतंत्रात्मक है तो छात्र हमेशा इस व्यवहार को स्वीकार करते हैं और इसकी प्रशंसा भी करते हैं अपनी कक्षा के अंतर्गत। और इससे शिक्षण का प्रभाव हमने देखा है कि शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव छात्रों पर बहुत ज़्यादा होता है, उनकी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ध्यान देने योग्य ये ज़रूर है।
इसके बाद हम बात करें शिक्षण शैली की, हम यहाँ पर जांच करते हैं कि किस तरीके से शिक्षण अपनी शिक्षण शैली को प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से वो छात्रों के व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह से उन व्यवहार को जो उन्होंने स्वीकार किए, विचारों को जो स्वीकार किया है, किस तरह से, कितनी सुंदरता से, कितने बढ़िया तरीके से वो अपने पढ़ाने में, अपने जब व्याख्या कर रहे हैं, कितनी बढ़िया तरीके से उस व्याख्या में वो अपने छात्रों की बात को सम्मिलित कर रहे हैं। और शिक्षक अपने छात्रों से जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो इफ़ेक्टिव तरीके से वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और क्वेश्चनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कितने बढ़िया तरीके से रखा है उन्होंने। चैप्टर के में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर एक टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, तो वो कितने बढ़िया तरीके से हैं। और हर एक छात्र से, यानी कि कक्षा में ज़्यादातर छात्रों की या ज़्यादातर जो छात्र के बैठने की जो उनकी स्थिति है, उनको ध्यान में रखते हुए उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितना उनका रिपीटेशन है, इन सब बातों का हम गहराई से इसमें जांच करते हैं जब हम गुणात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं। और ये गुणात्मक विश्लेषण हो या हमारा जब या फिर क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, हम जब इसको एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स का निर्माण किया था और उस जो हमने रिकॉर्ड किया था डाटा, तो उनको हम बहुत ध्यान से उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको पढ़ेंगे, अवलोकन करेंगे उनका, और हम यहाँ पर अपने रिजल्ट पे आएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम जो यहाँ पर हम अपने डाटा को रीड कर रहे हैं और डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग। यहाँ इस डिकोडिंग प्रोसेस हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, यानी कि मैट्रिक्स की जब व्याख्या की जा रही है, जब हम अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या मैट्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं, तो वो हमारा एनकोडिंग आता है। और जब हम इस मैट्रिक्स को, जो ऑब्जर्व मैट्रिक्स है, उसका जब हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो आता है हमारा डिकोडिंग। अगर हम बात करें कि जो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस है, इसका शिक्षक व्यवहार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हम इसमें हर एक पहलू की जांच कर रहे हैं, हर एक पहलू को, शिक्षक की जो कक्ष में जितनी भी एक्टिविटीज़ है और उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ का प्रभाव जो स्टूडेंट्स पे है, उन सभी को हम डीपली यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। तो जिसके एनालिसिस से हमारे पास बहुत सारे चीज़ें सामने आती हैं, जिसकी मदद से हम शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने से इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा हमारी छात्रों पर शिक्षक के व्यवहार का परिवर्तन, और जिसकी वजह से हमारे छात्रों को उपयुक्त लर्निंग उनकी होगी, और कक्षा का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। यानी कुल मिला के हमारी जो टीचिंग लर्निंग होगी वो इफ़ेक्टिव होगी, और यही हमारी टीचिंग लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इंटरैक्शन एनालिसिस है, इंटरैक्शन एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, यानी कि फ्लैंडर्स ने जो इंटरैक्शन एनालिसिस दिया है उसमें कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं, यानी उसके कुछ लाभ हैं हमारे पास। वो लाभ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लाभ में अगर हम देखें तो देखिए, हमने जब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने इंटरैक्शन एनालिसिस के अंतर्गत हमने जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, तो वो बहुत डीपली हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया था। डीपली ऑब्ज़र्व करने से हमने क्या हुआ, हमारा हमने समय का ध्यान रखा, हमने बाकी जो टीचर के बिहेवियर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने से क्या हुआ कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो बहुत अच्छे आए। रिज़ल्ट अच्छे आने का मतलब है कि हम यहाँ पर जितने भी हम उसको लाभ उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अगर हम लाभ की बात करें तो ये एक विश्वसनीय हमारा प्रक्रिया है। विश्वसनीय प्रक्रिया का मतलब है कि जब हम बात करते हैं ये अंतःक्रिया का, हम जब निरीक्षण कर रहे होते हैं तो हम हर एक चीज़ को ढंग से यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं समय का ध्यान रखते हुए।
तो जब हम समय का ही ध्यान रख रहे हैं और हर 3 सेकंड में हम 3 सेकंड का समय बहुत कम होता है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन हम उन 3 सेकंड में भी जो प्रतिक्रिया शिक्षक द्वारा हुई, जो छात्रों द्वारा हुई, उन सबको भी हर एक 3 सेकंड में ऑब्जर्व करें, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसके अंतर्गत हमारी विश्वसनीयता यहाँ पर बढ़ जाती है। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, शिक्षक व्यवहार के प्रारूप को हम यहाँ पर उसके फ्लो या और उसके प्रवाह को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसका जो फ्लो है उसको निर्धारित करने में भी ये सहायता देता है। जो हम जब शिक्षक कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उनके पढ़ाने में, शिक्षण में कितना फ्लो है, कितना प्रवाहपूर्वक वो शिक्षण कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर वास्तविकता में जो कक्षा में जो स्थिति है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि वास्तविक स्थिति कक्षा में क्या है, और ठीक प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ पाते हैं कि हमारी कक्षा में स्थिति क्या है, कहाँ पर चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रक्रिया क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है। यहाँ पर उद्देश्य जो हमारा है यहाँ पर निश्चित है, हमें पता है, हम ये प्रक्रिया शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं। तो जब हमें उद्देश्य पता होता है किसी चीज़ का, तो उसको, वो प्रोसेस को करने में हम टू द पॉइंट हम उस प्रोसेस को कर पाते हैं और हम उनमें सारी बातों का ध्यान रख पाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है, जब हम बार बार ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ये हमारा पैटर्न को समझने में, पैटर्न की पहचान करने में या उसको निर्धारित करने में भी हमें मदद करता है। कई बार होता है शिक्षक एक तरह का व्यवहार कई बार रिपीट कर रहे होते हैं, हो सकता है वो अननेसेसरी उसका बिहेवियर हो और जिसको बदलने की ज़रूरत हो। तो हमें ध्यान रखना, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम उसको नोट कर लेते हैं कि इस तरह का व्यवहार टीचर कितने बार दोहराव उसका है, इस तरह के व्यवहार का, और उसमें क्या, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या उसको कम करने की ज़रूरत है, या वो उपयुक्त है कक्ष में जो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए। तो वो हम पैटर्न उस पर देख सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं। इसके अलावा जो हम एडवांटेज की बात है, तो फीडबैक के लिए ये एक संभावित उपकरण है। हमारी कक्षा में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, जितनी भी हम प्रोसेस हमारी चल रही है, तो वो हमें उसका फीडबैक यहाँ पर मिल जाता है। और फीडबैक अगर हमें मिल जाए, देखिए, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो शिक्षक को भी प्रोत्साहन मिलता है और वो अपना काम आगे भी जो अपना पढ़ाना है, आगे भी जो अपनी चीज़ें हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से वो कर सकता है। और अगर कहीं पर फीडबैक में हमारी कुछ कमियां अगर नज़र आई, तो टीचर एट द टाइम उनको उनमें सुधार ला सकता है, ताकि वो अपने टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका इसके में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और शिक्षक का व्यवहार यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को हम यहाँ पर मेनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षक का, जब हम दो तरह के व्यवहार की बात करी हमने, शाब्दिक और अशाब्दिक, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन हमारा शाब्दिक व्यवहार का हो रहा है। तो इसलिए शिक्षक को ध्यान रखना होता है कि किस तरह से वो अपने शाब्दिक व्यवहार में चीज़ों को प्रस्तुत करे, कैसे बच्चों से वो वार्तालाप करे, किस तरह से रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो उन सब बातों को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर ये एडवांटेजेस हैं इस इंटरैक्शन विश्लेषण प्रणाली, यानी कि हमारा जो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस की। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो जहाँ एक तरह से इसके एडवांटेजेस हैं, वहीं पर इसके अंतर्गत कुछ सीमाएं भी देखी जा सकती हैं। कि जैसा हमने देखा इसमें कि ये मौखिक व्यवहार पर बहुत ज़्यादा इसमें बल दिया गया है। तो जब हम कहते हैं वर्बल बिहेवियर पे, तो कई बार क्या होता है कि शिक्षक के जो व्यवहार है, शिक्षक का पूरा जो है व्यवहार है, शाब्दिक व्यवहार पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बल्कि वहीं पर हम कई बार शिक्षक
अशाब्दिक व्यवहार भी शिक्षक का ऐसा होता है जिसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है, तो उसका विश्लेषण यहाँ पर या उसका वर्णन बहुत कम हो रहा है या उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने जब बात करी कि विषय वस्तु, ये प्रणाली की जो विषय वस्तु है ये एकदम स्वतंत्र है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जो शिक्षण है, शिक्षण में क्या होता है कि इससे संबंधित नहीं है। हम कई बार क्या होता है हमारे हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें अलग तरह का व्यवहार प्रस्तुत करना होता है। तो हम एक बार अगर हम इसको इसी एनालिसिस को करें तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए, हर तरह के टॉपिक के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त ऐसे व्यवहार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इस वक्त ऐसे व्यवहार को करना चाहिए, तो जो कि एक बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया अपने आप में हो जाएगी। और इसमें हमने जैसे 10 जो श्रेणियों में इसको बांटा था, इसमें से अगर हम बात करें तो 7 जो श्रेणियां हैं वो ज़्यादातर शिक्षक वार्ता से ही संबंधित है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस शिक्षक के ही व्यवहार पर है और शिक्षक के जो वर्बल इंटरेक्शन, वर्बल जो प्रेजेंटेशन है उसी पर है। जो स्टूडेंट द्वारा प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत कम है और मौन या जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो एक ही है। तो कई बार क्या होता है इसमें जब हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें छूट जाने का भी भय है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करते हैं कि जब हम टैली, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो है ही, और ऑब्जर्वेशन में कई बार अगर हम बायसनेस अगर आ गई तो पूरा ही जो हमारा अंतःक्रिया का जो पूरा ही एक सिस्टम है या जो ये इंटरेक्शन एनालिसिस जिस तरह से बना है और जिस तरह से हम इसमें रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पर पूरा ही ख़राब हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं उसके रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का निर्माण की बात करें तो ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। मैट्रिक्स बनाना इतना इजी नहीं है, तो इसके लिए अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए, ऑब्जर्वर को प्रॉपर चीज़ें ना बताई जाए समय पर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ऑब्जर्वेशन अगर प्रॉपर नहीं, मैट्रिक्स में जो गणना अगर सही नहीं हुई तो चीज़ें गलत हो सकती हैं और हमारे अगेन इसका एनालिसिस नहीं हो पाएगा वैसे ही। और इसके ना सिर्फ इसकी मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसकी जो एनालिसिस वाली प्रक्रिया है, जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी कैलकुलेटिव हैं, जिसमें हमें बहुत सारी, जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हर एक के लिए, हर किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो उसको कैलकुलेट कर पाए, उतनी चीज़ों को समझ पाए। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट, एनालिसिस वाले पार्ट के लिए एक जो एनालिसिस जो करे, जो ऑब्जर्वर हो और जो एनालाइज कर पाए इस बात को, पहले तो वो कोशिश होनी चाहिए कि वो सेम व्यक्ति हो, एक ही जना दोनों चीज़ों को करे, क्योंकि उसको पता है कि कैसे उसने ऑब्जर्व किया है, कैसे उसने अपनी जो टैली मार्क किया है, और वो उसको विश्लेषण सही से कर सके। लेकिन उसका ट्रेंड होना भी अति आवश्यक है, ताकि वो ट्रेंड हो तभी वो उनका एनालिसिस प्रॉपरली कर पाए। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें, अगर हम फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस का अगर पूरा अवलोकन करें, तो अगर इसका ऑब्जर्वेशन सही से किया जाए, अगर इसकी मैट्रिक्स सही से बनाई जाए और विश्लेषण भी सही से अगर किया जाए, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक टूल सिद्ध होगा हमारी शिक्षक व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, और अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ेगा और हमारी टीचिंग लर्निंग पे ही पड़ेगा। तो आज की इसमें वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले उसमें। धन्यवाद।